जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे बारे में एक अहम जानकारी जो मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ। ये बात जानकर आप में से किसी को भी कोई भी फर्क पड़ा? मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसे लेकर मेरे ब्राह्मण होने से आपके दिलो दिमाग में कुछ फर्क पड़ा? अगर आपका जवाब ना है तो आई एम हैप्पी, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ एक वीडियो देखकर हमारा देश और समाज बदलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि सिनेमा एक पावरफुल मेथड है अपनी बात रखने का। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अगर सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे बनाने का मेरा असली मकसद बुरा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को शेयर जरूर करना। मनुस्मृति, आप लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा। ये हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है और इसकी माने तो ये हिंदुओं को उनके कर्मों और धर्मों के बारे में बताता है। मनुस्मृति के हिसाब से हिंदुओं को 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हर वर्ण के लोगों को निश्चित काम दिया गया है जिसका पूरा लेना देना इसी बात से है कि उनका जन्म किस वर्ण में हुआ है। तो बिल्कुल शॉर्टकट में पहले हर वर्ण के लोगों का काम समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण पुजारी हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। उनका काम है सोसाइटी को एजुकेट करना और लोगों में सही सोच और नजरिए का संचार करना, क्योंकि ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। शायद मैं इसलिए लोगों को फालतू ज्ञान बांटता रहता हूँ। खैर, इसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जिन्हें योद्धा, राजा और एडमिनिस्ट्रेटर जैसे काम संभालने होते हैं और इनका काम है समाज के लोगों की रक्षा करना, क्योंकि इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। खैर, तीसरे पे आते हैं वैश्य, जो या तो किसान होते हैं या व्यापारी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के मजबूत कंधों पर होती है। जमीन और जानवरों की देखभाल के साथ पैसा कमाना भी इनकी एक अहम जिम्मेदारी है। वाह, क्या जिम्मेदारी है। और आखिरी में आते हैं चौथे वर्ण पर, शूद्र पर, जिनको हमारे समाज ने काफी छूट दी है। इतनी छूट दी है कि ये कहीं पर भी लेबर का काम कर सकते हैं। लेबर यानी कि मजदूरी। इनकी जिम्मेदारी है कि ये दूसरों के लिए काम करें और उनके लिए फेथफुल यानी कि आज्ञाकारी रहें, क्योंकि ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब इन 4 वर्णों के अलावा एक और है जिन्हें हमारे समाज ने कई नाम दिए हैं और इन्हें इस कास्ट सिस्टम से भी बाहर रखा गया है। अब किसी भी ऐसे इंसान को जिसे भारतीय कास्ट सिस्टम के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता, उसे सुनने में शायद अच्छा लगे कि चलो कोई तो है जो यहाँ पर इस कास्ट सिस्टम से बच गया। लेकिन जो लोग इससे वाकिफ हैं वो लोग जानते हैं कि हमारे समाज ने इस पिछड़े वर्ग को कैसे नाम दे रखे हैं और उन्हें कैसे कामों में लगा रखा है। अनटचेबल, दलित, शेड्यूल कास्ट, हरिजन, ये कुछ चुनिंदा नाम है उनके लिए जिन्हें हमने कास्ट सिस्टम में जगह ही नहीं दी। अब हरिजन नाम गांधी जी का दिया हुआ है, जिसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड विष्णु। गांधी जी ने 1932 में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों भाषाओं में हरिजन नाम से अखबार भी शुरू किया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हरिजन शब्द के खिलाफ थे और उन्होंने कहा था कि यह हरिजन नाम असली मुद्दे से आम जनता का ध्यान भटका रहा है। और इसी के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने जनवरी 22, 1938 को बॉम्बे लेजिस्लेचर से वॉकआउट कर दिया था। लेकिन ये जो जात पात की कहानी है ना, ये हरिजन शब्द से एक लेवल ऊपर की है। अब जैसे दलित, ये शब्द बड़ा ही आम है उस तबके के लिए जिसे हमारे समाज ने अपने कास्ट सिस्टम में जगह ही नहीं दी, और खासकर पॉलिटिशियंस का तो ये दलित शब्द फेवरेट है। लेकिन आखिर क्यों? तो इस क्यों का जवाब कुछ ऐसा है कि एक सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद तलतुंबड़े, उम्मीद है मैं नाम सही ले रहा हूँ, इन्होंने 2018 में द क्विंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शब्द का इस्तेमाल एक एंटी कास्ट मूवमेंट के तहत किया था, मतलब टेम्परेरी तौर पर, शायद हरिजन शब्द से छुटकारा पाने के लिए। मतलब बाला साहेब को नहीं पता था कि दलित शब्द हरिजन शब्द का एक अल्टरनेट, एक विकल्प बन जाएगा, लेकिन आखिर में यही हुआ। 1972 में डॉक्टर अंबेडकर और यूएस के पैंथर मूवमेंट से इंस्पायर होकर भारत में दलित पैंथर की शुरुआत हुई और काफी सालों तक आम जनता में अपनी आवाज बुलंद करने के बाद आखिर में इस मूवमेंट ने दम तोड़ दिया। और इस समय पर ऑफिशियली जो नाम भारतवर्ष में आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वो है शेड्यूल कास्ट। जैसा कि आपने कभी सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे होंगे तो वहां पर भी एक अलग से कॉलम बना होता है जहां पर SC, ST, OBC लिखा होता है। अब क्यों लिखा होता है? क्योंकि 30 साल पहले मंडल कमीशन की सिफारिशों से सरकारी नौकरियों में OBC क्लास को 27% का रिजर्वेशन दिया जाने लगा। लेकिन क्या इस रिजर्वेशन सिस्टम से हमारे समाज की सोच में कुछ फर्क आया? वेल, इस मुद्दे पर काफी लंबी डिबेट हो सकती है, तो उसमें ना पढ़ते हुए एक बड़ा ही हटके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 97 में इंडिया को उसका पहला दलित प्रेसिडेंट मिला, श्री KR नारायण के रूप में। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी की शुरुआत से पहले ही हम भारतवासियों की सोच में कुछ बदल चुकी थी? ना, नहीं कह सकते। अब वैसे तो 2012 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, तो स्पेसिफिक उससे भारत की महिलाओं के हालात में क्या फर्क पड़ा? हालांकि प्रतिभा पाटिल जी खुद वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन हम एक उदाहरण को दिखाकर उसे पूरे समाज का आईना नहीं बता सकते। अब वैसे तो अमेरिका को आज तक उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट की तलाश है, लेकिन महिलाओं को लेकर अपॉर्चुनिटी के मामले में अगर भारत और अमेरिका का कंपैरिजन हो तो कौन कहां स्टैंड करता है ये सबको पता है। उसी तरीके से श्री KR नारायण और महामहिम रामनाथ कोविंद जी को एग्जाम्पल बनाकर अब भारत में हो रहे कास्ट बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं छुपा सकते, खासकर तब जब राष्ट्रपति को चुनने में भारत की जनता को भी हाथ ही ना हो और आप राष्ट्रपति को सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह ही देखते हो। अगर हम आज भी भारत के कुछ गाँव खेड़ों में जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां पर रह रहे कुछ अपर कास्ट के लोग दलितों के हाथ का बना खाना तक नहीं खाते
उनके पानी के कुएं को बाकियों से अलग रखा गया है। वो कितने भी शिक्षित हों, अपर कास्ट के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और जिस माहौल में उन्हें मजबूरन रहना पड़ता है, वहां रहने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। और अगर मेरी कहीं इनमें से किसी भी बात पर कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो दया पवार की किताब बलूता की चंद लाइंस पढ़ लेना, शायद मेरी तरह आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए जाने से पहले यही कहूंगा कि मैंने तो बचपन की सोशल साइंस की किताब में यही पढ़ा था कि कोई भी देश या समाज तभी तरक्की करता है जो वहां पर रहने वाला हर तबका, हर मजहब, हर इंसान तरक्की करता है। और जिस दिन भारत सामाजिक भेदभाव के इस लेवल को पार कर जाएगा ना, समझ लो उसी दिन भारत यूएस और चाइना को पछाड़ कर, ऐसी सुपर पावर्स को पछाड़ कर दुनिया के नक्शे का अगला राइजिंग स्टार बन जाएगा या सुपर पावर बन जाएगा, गॉड नोस। तो तब तक अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलेंगे फिर, जय हिंद।